सज्जनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की शाम मैं बताऊंगा कि उद्देश्य की निश्चितता का यह सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है और सफलता प्राप्त करने के लिए आप इसे कैसे लागू कर सकते हैं। देवियों और सज्जनों, आप ये जानना चाहते होंगे कि क्यों मैं इस सिद्धांत और उन सभी सिद्धांतों के संबंध में अपने कथनों को लेकर इतना सकारात्मक हूं, जिनकी चर्चा मैं आने वाले कई प्रसारणों में करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि यहाँ जिन सिद्धांतों का अध्ययन आप करने वाले हैं, उन्हें प्रकृति के नियमों ने एक नहीं दो बार जांच लिया है। आप जब किसी सिद्धांत के पुख्ता होने की पुष्टि स्वयं प्रकृति से कर लेते हैं, तो आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि प्रकृति किस हद तक इस सबक यानी उद्देश्य की निश्चितता के उपयोग में सहायता करती है, जिस पर आज शाम हम चर्चा कर रहे हैं। उद्देश्य की निश्चितता का यह सिद्धांत विश्वव्यापी रूप से लागू होता है और इसका सबसे बड़ा प्रदर्शन हम इससे देख सकते हैं कि प्रकृति इसे किस प्रकार लागू करती है। सबसे पहले ब्रह्मांड की सुव्यवस्था तथा प्रकृति के सारे नियमों के बीच आपसी संबंध में देखा जाता है। क्या ये अपने आप में अद्भुत नहीं है कि हम मिट्टी की जिस छोटी सी गेंद पर रहते हैं, वो 365 दिनों में सूर्य का चक्कर पूरी तरह से लगा लेती है और उसके साथ अन्य सभी ग्रहों तथा सूर्य से उचित दूरी बनाए रखती है। क्या यह देखना अद्भुत नहीं है कि यह सब कितना सुव्यवस्थित है। शाम को जब सूरज अस्त होता है, हम ये जानकर सोने चले जाते हैं कि अगली सुबह यह फिर पूरब से निकलेगा। अब तक मैंने जो समझा और सुना है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज अस्त होने के बाद कभी सुबह उगा ही ना हो। मैं जानता हूं कि यहां मिसौरी में जब बादल छा जाते हैं, तब अक्सर आप इसे देख नहीं पाते, लेकिन यह आसमान में उसी रूप में रहता है जैसा सामान्य दिनों में होता है। इन चीजों की सुव्यवस्था बिना संदेह ये साबित करती है कि पहला सिद्धांत या इन सारी चीजों के पीछे एक कारण है, जिसके मुताबिक प्रकृति इस योजना को लागू करने में एकदम निश्चित रहती है। ये कोई नहीं जानता कि कितने करोड़ों अरबों या खरबों वर्षों से पुरानी धरती एक निश्चित योजना के अनुसार घूम रही है, लेकिन हम इतना जानते हैं इसके विषय में कुछ है जो निश्चित है और प्रकृति उस निश्चितता के साथ किसी को भी दखलंदाजी नहीं करने देती, चाहे वह कैसी भी ताकत क्यों ना हो। प्रकृति की इसी निश्चितता को उन सभी तारों और ग्रहों की निश्चित स्थिति के रूप में और एक दूसरे से उनके अपरिवर्तनीय संबंध के रूप में देखते हैं। देवियों और सज्जनों, उनका संबंध इतना निश्चित है कि खगोल शास्त्री सैकड़ों वर्ष पहले ही यह अनुमान लगा लेते हैं कि एक निश्चित समय में किन्हीं भी दो तारों या ग्रहों के बीच संबंध क्या होगा। यदि प्रकृति किसी निश्चित योजना के बिना इस परिचालन को लागू करती, तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे। और फिर आप इसे गुरुत्वाकर्षण के नियम के लागू होने में देखते हैं, जहां कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आती, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। क्या आपने कभी सुना है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम रुक गया या बिना किसी दुष्प्रभाव के किसी ने इसे रोक दिया? यह सदैव रहता है, ये निश्चित होता है, किसी भी परिस्थिति में इसमें अंतर नहीं आता। आप इसके साथ अपने आप को ढाल लेते हैं और ये आपके लिए सहायक हो जाता है, लेकिन आपने इसके साथ खुद को नहीं ढाला तो ये काफी विनाशकारी हो सकता है। इस धरती पर बसा जीवन इस प्रकार संतुलित है कि कोई भी एक प्रजाति हावी नहीं हो सकती। उसमें भी आप इसे देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि प्रकृति में कीड़ों, पक्षियों और मनुष्य से कम महत्व रखने वाले अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीवों को संतुलित रखने की निश्चित योजना नहीं होती, तो मानव जाति 12 महीने भी नहीं टिक पाती। कभी कभी वो टिड्डों का प्रकोप ला देती है, जो काफी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में पक्षियों, समुद्री पक्षियों या अन्य का झुंड आता है और इन टिड्डों को अपना भोजन बना लेता है, जिससे एकदम सही संतुलन बना रहे। कुछ समय पहले कुछ लोग यहाँ संभवतः इंग्लैंड से मैना जैसे पक्षियों को लेकर आए थे, ताकि कीट पतंगों को समाप्त किया जा सके, क्योंकि मैना उन्हें चट करना पसंद करती है।
लेकिन प्रकृति को अपने इस मामले में इस तरह का असंतुलन पैदा करना पसंद नहीं आया। इसलिए उसने मैना की संख्या को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ा दिया। अब वही बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। अगर मैं चाहता तो परेशानी शब्द के आगे विशेषण लगा सकता था। आप जब प्रकृति द्वारा संपूर्ण संतुलन के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं तब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि सारी चीजों को संतुलन में रखने की उसकी अपनी योजना होती है, जिसके पीछे उसका अपना ही इरादा होता है। मनुष्य को उससे सबक लेना चाहिए। फिर आप इसे उत्पत्ति की प्रक्रिया में देखते हैं, जिससे सुचारू रूप से चलने के कारण सभी का अस्तित्व बना हुआ है, चाहे सजीव हो या निर्जीव, और उस प्रकार की वस्तु अपनी ही प्रकृति की होती है, जैसा कि उसके पहले वाली थी। क्या ये बात दिलचस्प नहीं है? क्या आपने कभी सुना कि किसी किसान ने गेहूं बोया और वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके बजाय मक्का पैदा हो गई? नहीं ना। प्रकृति का अपना एक निश्चित तरीका है, जिसके कारण कोई भी चीज जो प्रजनन करती है वो अपने पूर्वजों से मिलती जुलती चीज ही पैदा करती है। अन्य सभी तरह की यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। इन नियमों को लागू करने में प्रकृति अपनी निश्चितता को लेकर कभी फेरबदल नहीं करती। अब इसे तत्व या ऊर्जा की रचना करने या उसे नष्ट करने या फिर दोनों की मात्रा में परिवर्तन की असंभव स्थिति को देखा जा सकता है। क्या अपने आप में यह आश्चर्यजनक नहीं है कि आप ऊर्जा या तत्व को नष्ट ही नहीं कर सकते? आप दोनों की मात्रा को बढ़ा या घटा नहीं सकते। आप उन्हें एक ही दशा से दूसरी दशा में ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप जब ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा का उपयोग कर लेते हैं तो प्रकृति के पास उसे फिर से भरने और अपने भंडार को उससे संतुलित करने का अपना ही तरीका होता है। उदाहरण के लिए, वो आपको बिजली के इस्तेमाल की समाप्ति का सामना नहीं करने देती। कुछ समय पहले मुझे किसी ने बताया था कि कुछ ही दिनों में सारी बिजली की खपत हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? इससे तो सर्वनाश हो जाएगा, है कि नहीं? देवियों और सज्जनों, चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। प्रकृति ने पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ संतुलित कर रखा है। उसकी योजना निश्चित है, उसके नियम तय है। वो अपना फैसला नहीं बदलती। वो किसी भी दिन ऐसा नहीं करती कि सूरज उग जाए और अगले दिन उसे उगने ही ना दे। वो लापरवाह नहीं हो जाती। धरती किसी अन्य उपग्रह के करीब चली जाए और टकरा जाए, है ना? लगभग हर साल हम अखबारों में पथभ्रष्ट और खेदजनक लोगों के समूह की ओर से पैदा की गई उत्तेजना को पढ़ते हैं, जो ये अनुमान लगाते हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। सामान्य रूप से वे सारी अच्छी सांसारिक चीजों को त्याग देते हैं, दूसरे लोगों को अपने आप को ठगने का मौका देते हैं, मकानों और पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, भगवान ही जाने क्या वो करने लगते हैं। ये सब इस कारण है क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। मैंने अपने जीवन में ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 बार ऐसा होते देखा होगा, जो पुरानी दुनिया है वो साथ साथ चलती रहती है, मानो मैंने उसे पहली बार देखा हो। मुझे लगता है ये उसी तरह लंबे समय तक चलती रहेगी। यदि आप निश्चितता को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपको प्रकृति पर हर लिहाज से गौर करना चाहिए कि वो क्या करती है, और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आपको मनुष्य के दिमाग की अद्भुत प्रणाली को गहराई से देखना चाहिए, जिसे इतने निश्चित ढंग से बनाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अपनी ही पसंद की परिस्थितियों में अपने आप को सामने ला सकता है। वह इस बात को तय कर सकता है कि वह व्यक्ति के रूप में वह किस स्थान पर रहेगा और कई प्रकार से इस धरती पर अपनी किस्मत को तय कर सकता है। यही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर किसी व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण होता है। क्या यह बात अद्भुत नहीं है कि प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को निश्चित रूप से यह अधिकार दिया है कि वह इस धरती पर अपनी किस्मत तय करे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, वो अपने पसंद की गतिविधियों में शामिल रहे। आप झट से कहेंगे, वैसे ये बात आज रूस पर लागू नहीं होती और एक समय जर्मनी में भी लागू नहीं होती थी।
और इस वक्त जैसे हालात है हम उसी में रहे तो यहाँ अमेरिका में भी हमारे ऊपर ये लागू नहीं हो पाएगा। हम इतने आजाद नहीं रह पाएंगे जो मन करे उसे कर सके, जब चाहे तब काम करे, जिस व्यवसाय में जो करना चाहे उसे ही करे। लेकिन देवियों और सज्जनों, मैं आपको 5 और 6 हजार वर्ष पीछे ले जाना चाहूंगा और आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहूंगा कि हर एक मनुष्य जिसने प्रकृति के विधान को बदलना चाहा है उसे दुखी मिला है। जो लोग क्रेमलिन में दुनिया के दूसरे हिस्सों में बैठे हैं तथा मनुष्य से व्यक्ति के भीतर मौजूद नियंत्रण की इस महान पहल को छीनना चाहते हैं, उन्हें भी दुख ही मिलने वाला है। यहां बस टाइमिंग की बात है। कभी कभी हमें लगता है कि समय कुछ ज्यादा ही सख्त है। इस समय भी ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर मेरी जानकारी सही है तो प्रकृति के पास पर्याप्त समय है। जोसेफ स्टालिन और दूसरे लोगों को दंड देने के लिए वो लंबे समय तक इंतजार कर सकती है, लेकिन दंड तो उन्हें वो देकर रहेगी, ये निश्चित है। वह कभी उसे लोगों की स्वतंत्रता नहीं छीनने देगी, क्योंकि इस संसार की सृष्टि करने वाले ने सुनिश्चित किया है कि यह स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य को मिले। निश्चितता और ऐसी असंभव स्थिति जिसमें 1 सेकंड के लिए भी प्रकृति के नियम को ना बदला जा सके। अब यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उद्देश्य निश्चित होता है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि प्रकृति के किसी भी नियम से छेड़छाड़ की जाए या उसका प्रयास भी किया जाए और दुख ना हो, क्योंकि कभी कभी तो यह दंड तुरंत मिल जाता है। आप गुरुत्वाकर्षण के नियम को विफल करने का प्रयास कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं, बशर्ते कोई नीचे आपके लिए जाल फैलाए ना खड़ा हो या कोई लपकने को तैयार ना हो। आपको बहुत तकलीफ होगी, भले ही आपको इसका पता ना हो। निश्चित रूप से आप प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने का प्रयास कर सकते हैं। आप उन सब की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रकृति अपने सभी नियमों के उल्लंघन के लिए निश्चित दंड देती है और उसके पालन के लिए निश्चित पुरस्कार भी देती है। इससे कोई नहीं बच सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आपको इस नतीजे पर पहुंचना ही पड़ेगा कि धरती पर मनुष्य के संबंध में प्रकृति के निश्चित नियम है और वह उन लोगों को बहुत बड़े इनाम देती है जो ये जान लेते हैं कि उसके नियम क्या है और उसके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, जबकि जो ऐसा नहीं करते उन्हें भयंकर दंड मिलता है। ये सफलता के सिद्धांत की अनेक जिम्मेदारियां और विशेषाधिकारों में से एक है, जिसका पता मैंने लोगों को प्रकृति के तौर तरीकों के अनुसार लोगों का मार्गदर्शन व्यवहारिक समझने योग्य तरीके के लिए लगाया है। साथ ही उन तरीकों और साधनों का पता भी लगाया है जिनसे व्यक्ति जीवन के उन नियमों को अपना सकता है। देवियों और सज्जनों, अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जिनका उपयोग उद्देश्य की निश्चितता को लागू करने के लिए किया जाता है। पहला यह है कि सभी व्यक्तिगत उपलब्धियों की शुरुआत एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने की निश्चित योजना को अपनाने और उपयुक्त कार्रवाई से होती है। जहां 3 महत्वपूर्ण शब्द याद रखने योग्य हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए, एक योजना होनी ही चाहिए और एक कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। उद्देश्य, योजना, कार्रवाई, यह कह देना काफी नहीं है। खैर, किसी न किसी दिन मैं लकड़ी के इस कारोबार को करने वाला हूं। किसी न किसी दिन कभी नहीं आता। लेकिन अगर आपने कहा कि अगले हफ्ते की शुरुआत के साथ ही मैं सामान का स्टॉक मंगवाने वाला हूं और मिसौरी के पेरिस में लकड़ी का कारोबार करूंगा और आपके पास यदि इसे करने के लिए पूंजी है तो यह निश्चित है। दूसरा कारक यह है कि सारी व्यक्तिगत उपलब्धियां किसी मंशा या मंशाओं के मेल का परिणाम होती है। होश संभालने की उम्र से लेकर मृत्यु तक, इस बीच आप जो भी करते हैं किसी मंशा का परिणाम होता है। कोई भी किसी भी मंशा के बिना कुछ नहीं कर सकता। केवल 9 प्रकार की बुनियादी मंशा होती है।
मैं अब जो करने वाला हूं उसका उद्देश्य आपको यह समझाना है कि यही 9 बुनियादी मंशा सफलता की एबीसी होती है। आप जब तक किसी व्यक्ति के दिमाग में किसी मंशा को या अनेक प्रकार की मंशा को नहीं डालते, तब तक किसी भी परिस्थिति में उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वही करेगा। मैं भी किसी परिस्थिति में तब तक किसी से ये उम्मीद नहीं करूंगा कि वो वही करेगा जब तक मैं उस व्यक्ति के दिमाग में कोई मंशा ना डाल दूं और उस आग्रह से उसे पूरी तरह से संतुष्ट ना कर दूं। यदि आप ऐसा करेंगे तो भी कभी गलत साबित नहीं हो सकते। यह है 9 मौलिक इरादे, जिनमें से कुछ को मिला जुलाकर सभी व्यक्ति हासिल करते हैं। पहला है प्रेम की भावना। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार अनेक मानवीय संबंध बनते हैं, कैसे कितने ही लोग अपनी तकदीर बनाते हैं और कैसे कई लोगों की किस्मत बिगड़ जाती है, तथा कैसे प्रेम की इस भावना के कारण इस दुनिया में कितनी सारी चीजें होती है। सबसे बड़ी मंशा और सबसे बड़ी भावना है, और इसके साथ ही सबसे खतरनाक भी, विशेष रूप से उनके लिए जो सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं और कहते हैं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं ऐसा करने वाले लोगों को जानता हूं। इन 9 मौलिक मंशाओं में दूसरा है सेक्स की उमंग, जो सृजन की वह बड़ी शक्ति है जिसका उपयोग प्रकृति सारी जीवित चीजों की संख्या को बढ़ाने के लिए करती है। तीसरी है भौतिक संपत्ति की इच्छा। यह एक प्रकार का जन्मजात गुण है। यह एक असाधारण मंशा है जो व्यक्ति को बहुत बड़े काम की शुरुआत की प्रेरणा देती है। आज तक मैंने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जिसने कानूनी तौर पर पैसे कमाने का अवसर ठुकराया हो, और दुर्भाग्य से कभी कभी वे दूसरे तरीकों को आजमाने के लिए भी तैयार रहते हैं। इन 9 बुनियादी मंशाओं में से चौथी मंशा है आत्मरक्षा की इच्छा। यह एक जन्मजात मंशा है। आत्मरक्षा की इस मंशा के साथ आप कभी कभी ऐसे काम कर जाते हैं जो लगभग इंसानों के बस के बाहर की बात होती है। मैं बीते 40 वर्षों से गाड़ी चला रहा हूं, और तब से लेकर ऐसा कई बार हुआ है जब मैंने ड्राइविंग का ऐसा कारनामा किया है जिन्हें मेरे पास पर्याप्त समय होता तो मैं जानबूझकर नहीं कर सकता था। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के मामले लगभग आपात स्थिति जैसे होते हैं, जब मेरे अंदर की कोई चीज पहिए पर सवार हो जाती है, कार को सड़क से बाहर ले जाती है और फिर उसे वापस ले आती है। मेरे साथ कुछ ऐसा दूसरी बार हुआ था जब यहां पेरिस आया था। मेरी कार सड़क पर लगभग पूरी तरह पलट गई थी, और पलटने के बाद फिर सीधी होकर दोबारा सड़क पर चलने लगी। मुझे लगता है कि कार चाहती थी कि मैं अपना काम पूरा करने के लिए यहां आऊं। इस तरह एक बार फिर यहां मैं आ सका। आत्मरक्षा की एक जबरदस्त मंशा है। 5वीं बुनियादी मंशा शरीर और मन की स्वतंत्रता की इच्छा है। ईश्वर ने आपको न केवल स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, अपने मन को नियंत्रित करने का जन्मजात अधिकार, बल्कि उससे आपके दिमाग में स्वतंत्रता की इच्छा को भी बिठा दिया है। अमेरिका में आज हम अगर किसी चीज को सबसे मूल्यवान मानते हैं तो वह है हम जो हैं उसे होने का विशेषाधिकार, हम जो कहना चाहते हैं उसे कहने का, जो चाहे उसे करने का अधिकार। बेशक हम हमेशा वो नहीं कर सकते जो कहना चाहते हैं, लेकिन हम उसके आसपास की चीजें तो कर सकते हैं। स्वतंत्रता अमेरिका में हमें भरपूर स्वतंत्रता मिली है, जितनी इस धरती के किसी अन्य देश में नहीं है। ये ऐसी कई चीजों को करने के पीछे की हमारी मंशा है जिन्हें हम उस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए करते हैं। छठी मंशा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और पहचान है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और पहचान, मैं आज तक ऐसा किसी व्यक्ति से नहीं मिला जो इनमें से एक या दो को न चाहता हो। पहला, कुछ बोलने की इच्छा। किस बारे में? अरे कुछ भी। दूसरा, पुस्तक लेखन किस विषय पर? अरे किसी भी विषय पर। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की इच्छा एक जन्मजात इच्छा होती है और एक बड़ी मंशा जो पुरुषों और महिलाओं को दूरगामी कार्यों में शामिल करती है। शायद व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की इच्छा की मंशा ही थी जिसने मुझे
20 वर्षों की लगभग भुखमरी को झेलने की क्षमता दी। जब मैं इस सिद्धांत को जुटा रहा था और लोगों को इसके लिए तैयार कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि अन्य किसी मंशा में इतनी ताकत थी कि मुझे उस काम में लगाए रखे, जबकि इसमें मुनाफा नहीं था। 7वीं प्रमुख मंशा मृत्यु के बाद जीवन को आगे बढ़ाते रहने की इच्छा है। यह भी एक जन्मजात मंशा है। अब मैं आखिर में 2 मंशा पर आता हूं और वे दोनों ही नकारात्मक है। 8वें नंबर की मंशा बदले की भावना है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि किसी से बदला लेने के प्रयास में लोग अपनी कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, भले ही उसका कारण वास्तविक हो या काल्पनिक। बदला लेने की इच्छा काफी विनाशकारी होती है। इससे दूसरों का कष्ट बढ़ सकता है, साथ ही उसके साथ अन्याय हो सकता है, लेकिन उसका कष्ट झेलना निश्चित है जो इसे अपनाता है। इस दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, कुछ तो मैं खास तौर पर पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे किसी प्रकार का बदला लेने की सारी सुविधाएं मिल जाए तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस कारण नहीं क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, बल्कि मैं अपने आप को दुख नहीं दे सकता। यदि आप सही तरीके से जी रहे हैं, आपका जीवन संतुलित है, तो आप किसी से भी किसी बात का बदला लेना नहीं चाहते हैं। देवियों और सज्जनों, 9वीं और आखिरी मंशा इन सभी की पितामह है और वह है भय की भावना। जी हां, भय की भावना। आप तब तक चैन से नहीं जी सकते जब तक आप किसी चीज से या किसी व्यक्ति से भयभीत रहते हैं। आपको अपने मन का डर निकालना होगा। यदि किसी बात से आप डरते हैं तो पता कीजिए कि आपको उससे डर क्यों लगता है और उस डर को दूर कीजिए। यदि कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। अगर कुछ है जिसके बारे में नहीं कर सकते तो भूल जाइए। कम से कम अपने दिमाग को किसी दूसरी चीज से इतना भर दीजिए कि आप न उसके बारे में सोचेंगे न उसे मन में पालते रहेंगे। उद्देश्य की निश्चितता के इस काम में जो अगला कारक आता है वह एक महान असाधारण शक्ति, अर्थात कोई भी जबरदस्त सोच, योजना, मकसद जिसे आपने अपने दिमाग में बार बार आने वाले विचारों के कारण बसा लिया है, जो मन के अवचेतन हिस्से पर हावी है, जिस पर आपने जो भी स्वाभाविक व तार्किक साधन उपलब्ध है उनकी मदद से कार्रवाई करते हैं। आप देखेंगे कि अपनी आवाज के सुर से मैंने उस कथन में कुछ खास शब्द पर जोर दिया है। जो भी प्राकृतिक और तार्किक साधन उपलब्ध है उनकी मदद से। मैंने अलौकिक साधनों की कोई बात नहीं की। मैं अलौकिक साधनों की मदद से काम करने के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं केवल प्राकृतिक नियमों के मदद से काम करना जानता हूं। मैं आपसे हर एक से अपेक्षा करता हूं कि आप ये सोचे कि आपको एक भूमिका अदा करनी है। कोई व्यक्ति, कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसा होगा जिनके संपर्क में आप होंगे और जिन्हें आप इस सिद्धांत की शिक्षा देना शुरू कर सकते हैं। भले ही आप दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, लेकिन उसे अपना निश्चित उद्देश्य बना लीजिए कि आप इस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। आप जब दूसरों को शिक्षा देना शुरू करेंगे तब देखेंगे कि जैसे ही आप उन्हें इसके बारे में बताएंगे, आप स्वयं भी इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझने लगेंगे। यह भी प्रकृति का एक नियम है। आप दूसरे व्यक्ति के साथ जो भी करते हैं या उसके लिए करते हैं, वही आप अपने लिए भी करते हैं। देवियों और सज्जनों, आप इस सिद्धांत का पूरा लाभ तब तक कभी नहीं उठा सकते जब तक आप अपने आसपास नहीं देखते और किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढते जिसे इसकी आवश्यकता है और उस व्यक्ति को शिक्षा नहीं देने लगते हैं। उसका परिचय हमसे करवाइए, उसे इस माहौल के अनुकूल बनाइए और उसके दिमाग में उन सारी बातों को बिठाइए जिसे तमाम लोगों को समझाने के लिए आपका यह साथी हिल यहां आया है, और उसी तरह उन सबको जगाइए जैसा एक व्यक्ति को लगता है कि मैं करता हूं। वैसे इस बारे में यदि कोई शंका है तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ कई लोगों को जगाने आया हूं, जागरूक बनाने आया हूं, बशर्ते वे ऐसा चाहे और कुछ ऐसा करने में दिलचस्पी रखते हैं जिससे न केवल उनकी मदद हो बल्कि इस समुदाय की मदद हो जिसमें वो रहते हैं। दोस्तों,
आज की शाम मुझे सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगली बार मुझे जरूर सुनिए जब मैं सफलता के आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में सटीक